हेलो बच्चों, आज हम 8वीं का अध्याय फसल उत्पादन और प्रबंधन के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि भारत की जो जीडीपी में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। अतः हम आज इस अध्याय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों, लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व मनुष्य घुमंतु थे, अर्थात वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन और आवास के लिए विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना शुरू किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित करना शुरू किया। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। तो बच्चों, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। यानी फसल किसे कहते हैं बच्चों? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि एक ही खेत में यानी बड़े से एक खेत में उगाए गए सभी पौधे गेहूं के हों। तो आप जानते हैं कि बच्चों, फसलें विभिन्न प्रकार की होते हैं, जैसे कि सब्जियां, फल, यानी जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर ही हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। बच्चों, भारत एक विशाल देश है जहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद फसलों को मोटे तौर पर हम दो भागों में बांटा गया है। तो वो दो भाग हैं खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो बच्चों, रबी की जो फसलें होती हैं वो शीत ऋतु में बोई जाती हैं, जैसे गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, बरसीम आदि। और खरीफ की फसलें वह फसलें होती हैं जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। वर्षा ऋतु भारत में सामान्यतः जून से सितंबर तक ही होती है। इसके कारण इसके उदाहरण हैं धान, बाजरा, मक्का, जो ग्वार आदि। इसके अलावा दालें एवं सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। उन्हें हम जायद की फसलें कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कद्दू, खरबूजा, टमाटर, ये फसलें हम फरवरी और मार्च में बोई जाती हैं। अब इसके बाद में बच्चों, फसल को उगाने के लिए किसान को अनेक कार्य फसल की अवधि में ही करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी तैयार करना, बीजों की बुआई, सिंचाई इत्यादि। वो सभी क्रियाकलाप जो एक फसल की अवधि में किया जाता है उन कार्यों को हम कृषि पत्तियाँ कहते हैं। बच्चों, वो क्रियाकलाप क्या हैं? वो क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, फिर सिंचाई, खरपतवार से बचाव बच्चों, फिर कटाई और भंडारण। तो बच्चों, मिट्टी आइए हम इन क्रियाकलापों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना। तो आप चित्र में भी देख रहे हैं बच्चों, मिट्टी तैयार करने के लिए फसल उगाने से पहले हम मिट्टी तैयार करना पहला चरण है। मिट्टी को पलटना, इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे पौधे की जड़ें भूमि में गहराई तक जाती हैं। मिट्टी को पोला करने से मिट्टी के पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं, जिससे पौधों को पोषक तत्व लेने में आसानी होती है। जब मिट्टी तैयार करने वाले कुछ औजारों के बारे में चर्चा करते हैं, आप चित्र में भी देख रहे हैं, इसे हम कृषि औजार भी कहते हैं। ये आधुनिक और परंपरागत हो सकते हैं। आधुनिक जैसे कल्टीवेटर, परंपरागत तौर पर जैसे हल, कुदाली आदि का उपयोग करते हैं हम। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने, मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता था। और आधुनिक में कल्टीवेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे समय और जिसमें समय की बचत होती है। अब हम बुआई के बारे में चर्चा करते हैं। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। परंपरागत तौर पर बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार का होता है। बड़े पैमाने पर बुआई के लिए आजकल सीड ड्रिल का उपयोग भी किया जाता है। इसके बाद खाद और उर्वरक, वे पदार्थ जो मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। हम जानते हैं कि मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, लेकिन बार बार फसल उगाने के कारण उस क्षेत्र में किसी खास पदार्थ की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए हम बाहर से खाद डालते हैं। ये प्राकृतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के ही हो सकते हैं।
प्राकृतिक में वर्मी कंपोस्ट आते हैं तथा रासायनिक में यूरिया, पोटास, NPK, अमोनियम सल्फेट आदि आते हैं। बच्चों इसके बाद करते हैं हम सिंचाई। तब हम फसल की एक महत्वपूर्ण इकाई सिंचाई के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। प्रत्येक पौधे को पानी की ज़्यादा है या कम की ज़रूरत होती है। पौधों के फूल, फल और बीज की वृद्धि के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। आप घर के आसपास बागवानी करते हुए भी देखते हैं कि पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरक भी अवशोषित हो जाते हैं। अतः विभिन्न अंतराल पर खेतों में पानी देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के लिए दो प्रकार के परंपरागत स्रोत और आधुनिक स्रोत का उपयोग किया जाता है। परंपरागत तरीके में मोटा यानी घिरनी, चैन पंप आदि का उपयोग किया जाता था। आधुनिक तरीकों में हम छिड़काव यंत्र और ड्रिप यंत्र आते हैं। ड्रिप योजना आधुनिक विधि से सिंचाई करने से पानी की बर्बादी कम होती है। फिर बच्चों आता है इसके बाद खरपतवार से सुरक्षा। अगर आप कभी खेतों के आसपास गए होंगे तो आपने देखा होगा कि फसलों के साथ कुछ अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उगाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हटाने के लिए निराई करते हैं या इसके अंदर दवाई से रसायनों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिन्हें हम खरपतवारनाशी कहते हैं। उन्हें खेतों में छिड़का जाता है जिससे खरपतवार मर जाती है और पौधे का कोई नुकसान नहीं होता। हालांकि ज़्यादा रसायनों का इस्तेमाल करना भी हानिकारक होता है। उसके बाद बच्चों आती है कटाई। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। इसे मशीनों की मदद और परंपरागत तरीका होता है, परंपरागत तरीका से भी किया जाता है। मशीनों में हार्वेस्टर और कंबाइन आते हैं जिन्हें बड़े बड़े फार्मों में इस्तेमाल किया जाता है। इससे समय और मजदूरी की बचत होती है। उसके बाद में आता है अपना बच्चों सबसे अंतिम चरण जो होता है वो होता है भंडारण। यह एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि फसल के उत्पादन के बाद हम तुरंत उसका उपयोग नहीं कर सकते। अतः उन्हें अधिक समय तक रखने के लिए उसे नमी, कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम उनका भंडारण करते हैं। इसके लिए फसल को पहले धूप में सुखाकर बड़े बड़े पात्रों में सुरक्षित किया जाता है। इस कार्य के लिए बड़े बड़े साइलों और भंडार गृह का उपयोग किया जाता है जिससे उनमें कीड़े मकोड़े ना लगें। तो बच्चों हमने आज यहाँ फसल के बारे में और उसके पद्धतियों के बारे में सीखा। धन्यवाद।